हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से आपको बताएंगे पूरी खबर। हाल ही में देखा कि किस तरीके से जो कमेंट्स आए हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के, कि उन्होंने ये बोला कि भारत पे जो 50% टैरिफ अमेरिका ने पिछले साल लगाए थे उसको कहीं ना कहीं 25% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर हटा सकती है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। कहीं ना कहीं ये एक वेलकम डिसीजन मान सकते हैं कि उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को ग्रीन लाइट दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका 25% भारत पे टैरिफ कम करता है या नहीं, क्योंकि ट्रंप बोलते आए हैं कि काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप के देश हो या भारत हो या अन्य तमाम देश हो, जो रशिया से रूस से तेल खरीदते हैं, कहीं ना कहीं उससे रूस को पैसा मिल रहा है यूक्रेन पे युद्ध एक्सटेंड करने का। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कई तमाम जो लीडर हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेता हैं, और खुद ट्रंप जो है जवाब बनाते आए हैं कि रूस पर जो है तेल के लिए डिपेंडेंस कम हो। तो हम देखने वाली बात होगी। हमने देखा पिछले साल काफ़ी बार यूएस की जो ट्रेड टीम है, 1-2 बार अगर हम माने तो भारत का दौरा उन्होंने करा था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी यूएस, भारत और अमेरिका में कोई ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। कल इंडिया अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, राष्ट्रपति भी वहाँ होंगे, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली को हेवीली बैरिकेडेड किया गया है। सिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बीफ्ड अप है। अभी हम यूपी दिल्ली बॉर्डर में हैं और रात 9 बजे के बाद बॉर्डर्स बंद कर दी जाएगी, बॉर्डर सील कर दी जाएगी और कोई भी सेंट्रल दिल्ली अलाउड नहीं किया जाएगा एंट्रेंस के लिए। और ये जो बॉर्डर है ये पूरा सील हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी भी ऑफिशियल्स मौजूद है और आज शाम 5 बजे के बाद से ये यहाँ सिक्योरिटी और भी ज़्यादा तैनात और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अभी भी दोपहर का समय है और अभी भी आप देख सकते हैं ऑफिशियल्स मौजूद है और ये 5 बजे के बाद और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये रिपब्लिक डे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, जो कर्तव्य पथ में शुरू होगा। 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और अगर आपके पास वैलिड पासेस है, आईडी कार्ड है, तभी आप अलाउड होंगे अंदर जाने के लिए। और जो बॉर्डर एरियाज़ है, जो भी सारे बॉर्डर्स हैं जो दिल्ली को अलग जगह से कनेक्ट करते हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तो ये हरियाणा की बात करिए, सारे जो बॉर्डर्स है वो 9 बजे के बाद सील कर दिया जाएगा और 5 बजे के बाद जो बॉर्डर है उस पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगा। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। मणिकर्णिका घाट पर हो रहे विकास कार्य को लेकर अब जो सियासत है वो पूरी तरीके से उतर चुका है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, 11 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल आज मणिकर्णिका घाट पे जाने वाले हैं। और उससे पहले देखिए सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास के बाहर किस तरीके से भारी फोर्स लगा दिया गया है और जो सपाही नेता है उनको रोक दिया गया है। और देखिए खुद गाड़ी में समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह है और गाड़ी को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। 11 सदस्यों की टीम आज मणिकर्णिका घाट पर जाने वाली थी, जिसको लेकर पहले ही पुलिस ने जबरदस्त घेराबंदी की है और इनको रोक दिया गया है। इसमें सनातन पांडे खुद सांसद हैं और उसके साथ ही मछली शहर के सांसद प्रिया सरोज और खुद चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह सामने मौजूद हैं। सबको रोक दिया गया है। कुछ लोगों को पहले ही उनके आवास पर रोक दिया गया है और चंदौली के जो सांसद वीरेंद्र सिंह हैं वो बनारस के टैगोर टाउन कॉलोनी से बाहर निकल रहे थे, वहाँ पर ही रोक दिया गया है। किस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी की है। सांसद जी, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे मिलने के लिए, पहले ही अपील किया था, प्रशासन से कहा था, गुहार भी लगाया था, अनुमति भी मिली थी, लेकिन आज पुलिस ने आप लोगों को रोक दिया। नहीं, क्यों रोका, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम तो स्थलीय निरीक्षण के लिए जा रहे थे, वो क्या छुपाना चाहते हैं, क्यों रोक रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ। वो भी
अभी तो सर्किट हाउस जा रहे हैं, सर्किट हाउस से फिर काफिला निकलेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसमें सियासत खेला जा रहा है, वहाँ विकास कार्य चल रहा है। बीजेपी बता देना क्या सियासत है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये पूरा वीडियो जो था AI जनरेटेड था। तो ठीक है, हम देख ले। अभी आप लोगों को मौके पर रोक दिया गया, जाने नहीं दिया जा रहा। नहीं, अभी पता तो करें कि नहीं जाने दिया, ये तो उनकी तानाशाही है। अब लोकतंत्र में जो चुने हुए सदस्य हैं उनका कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्या कि देश केवल एक तरफा चलेगा? तानाशाही है। प्रशासन से आपसे बात हुई है, क्यों रोका जा रहा है? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, भाई उतरूंगा तो पूछ लूंगा कि क्या बात है। कितने सदस्यों की टीम सांसद जी जा रही थी? 6-7 लोगों को, जो 8 लोगों के सदस्य थे, जो निर्वाचित सदस्य हैं, मैंने कहा कि उनको आप जाने दीजिए, उस पर तैयार थे। तो हम लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। बलिया से जो सनातन पांडे जी हैं, उनको बिरनो टोल पे रोक लिया गया है। बाकी हमारे जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को रोक लिया गया। सरोज को भी रोक लिया गया है मछली शहर में, जौनपुर। हाँ, सब कोई है नहीं तो यही मैं पूछ रहा हूँ क्या बात है। अब आपकी लंबी घेराबंदी कर दी गई है, आवास के बाहर ही भारी फोर्स लगा दिया गया है। ये तो गलत बात है कि हमारे आवास को घेरने का इनको कोई अधिकार नहीं है। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। रामगंज मंडी में पिछले 2 दिनों से जारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान कुछ ऐसी बात कह दी जो कहीं ना कहीं राजनीति का रूप ले सकती है। दरअसल राम कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे तकलीफ होती है जब कोई हिंदू व्यक्ति चादर चढ़ाने जाता है। मुझे तकलीफ होती है कि जब कोई हिंदू व्यक्ति किसी रुमाल बांधने वाले व्यक्ति के पास अपनी समस्या लेकर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई चमत्कार धर्मांतरण को लेकर दिखाता है तो ये सरासर गलत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि ऐसी कोई गली नहीं जहां पर बालाजी की चली नहीं। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि हिंदू साधु संतों को छोड़कर किसी भी धर्म के साधु संत में ये हिम्मत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम पर आकर साक्षात वहां पर आ जाए। उसका वही हाल होगा जो देश को तोड़ने वाले लोगों का होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद में ये बयान राजनीतिक रूप ले सकता है। 3 दिनों तक जारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के राम कथा के आज आखिरी दिन बाबा रामदेव सहित अन्य साधु संत के रामगंज मंडी में पहुंचने की संभावना है। योगेंद्र महावर, इंडिया न्यूज, कोटा। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र के रहने वाले सुभान पुत्र सादिक ने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके पवित्र सरोवर में पहले वजू किया और उसके बाद कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद उसने अपना जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल किया और सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद जो अमृतसर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने जो है अपना ऐतराज जताया और वहाँ जो है FIR लिखाई। इसके बाद उन्होंने थाना अंकुर विहार से संपर्क किया और जो दिल्ली की टीम है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य यहाँ थाना अंकुर विहार क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने जो है अंकुर विहार को थाने को सूचना दी, जिसके बाद अंकुर विहार थाना क्षेत्र की पुलिस ने जो है सुभान रंगरेज को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो शांति भंग की धारा है उसमें केस दर्ज किया और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं उनको जो है उसे सौंप दिया है। पूछा गया उससे कि सुभान से कि ये ऐसा गलती क्यों किया, तो उसने बोला कि मैं वहां माथा टेकने गया था और उसके बाद जो है मेरे से गलती हो गई। और पुलिस ने जो गिरफ्तार करके दिया है उनका कहना है कि शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है कि इसे जो है वहां सौंपा जाएगा और उनके हवाले किया जाएगा। जो वो सजा देंगे वो यहाँ पे मान्य होगी। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। नोएडा इंजीनियर की मौत मामले में SIT जल्द मुख्यमंत्री को सौंप सकती है जांच रिपोर्ट। इस मामले में प्राधिकरण और पुलिस ने अपनी अपनी रिपोर्ट SIT को सौंपी थी और SIT उस रिपोर्ट का परीक्षण कर रहा है। साथ ही साथ प्रत्यक्षदर्शियों और साथ ही साथ मौका मुआयना कर SIT ने भी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के सौंपे जाने से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वहां बिल्डर, साथ ही साथ प्राधिकरण के वो लोग और जल सीवर बनना, यानी उस सीवर के बनने के बावजूद वहां किसी तरह का नोटिस ना होना, ये कुछ अधिकारियों के लिए गले की फांस बन सकता है। और इस SIT रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कुछ बड़े एक्शन ले सकते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज,
लखनऊ। कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता सतपाल वाल्मीकि का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बस में बैठी एक महिला से फोन नंबर मांगा है और इस फोन नंबर के मांगने के बाद जो बस स्टैंड पर खड़े 4 युवक थे उन्होंने वह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। अब उस वीडियो की सच्चाई सामने आई है। जो कांग्रेसी नेता है सतपाल वाल्मीकि, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और बस में बैठी 2 महिलाएं अपने अकाउंट से लेकर कुछ बात कर रही थी, अपने अकाउंट से रिलेटेड बात कर रही थी, अकाउंट हैक होने की बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको लेकर अपने बैंक में जाएं और अपने पति को साथ ले जाएं, जिससे उस बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और उससे साइबर जो थाना है उसमें मामला दर्ज कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से उन पर यह जो आरोप लगे थे उन्होंने निराधार बताए हैं और कहा उन्हें सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कैथल के डांड में एक सड़क हादसा हो गया जिसमें प्रभात फेरी निकाल रहे लोगों पर एक अल्टो कार चालक ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई व 15 के आसपास जो है लोग घायल हो गए। अगर मैं बात करूं, लगभग घटना सुबह 6 बजे की है, जिसमें जो लोग हैं वो प्रभात फेरी निकाल रहे थे। कैथल का जो डांड कस्बा है, डांड कस्बे में जो डांड का पंचमुखी चौक है, वहाँ पंचमुखी चौक पर पुंडरी की तरफ, जो पुंडरी की सड़क है उस पर वो लोग प्रभात फेरी निकाल रहे थे। पुंडरी की तरफ से आती हुई एक तेज जो अल्टो कार है उसने लोगों के ऊपर जो प्रभात फेरी निकाल रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 महिलाएं यानी एक दर्शना देवी जिसकी उम्र लगभग 85 साल है और दूसरी प्रियंका जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, दोनों की मौत हो चुकी है और जो घायल हैं उनको कैथल और कुरुक्षेत्र के विभिन्न जो अस्पताल हैं उनमें भर्ती करवाया गया है। हालांकि इसमें 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 15 के करीब जो लोग हैं वो घायल हुए हैं और सुबह 6 बजे की घटना है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जो है कैथल और कुरुक्षेत्र के अस्पतालों में बचाया। इसके अलावा जो पुलिस है पूरे मामले की जांच जो है कर रही है, लेकिन इसमें जो कार चालक है, कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा जो कार चालक है उसको भी पकड़ लिया गया है, वह अन्य जो चीज़ें हैं वो पुलिस जांच कर रही है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़। हरियाणा रोडवेज हमेशा सुर्खियां बटोरने का काम करता है। वहीं एक आपको ऐसा मामला बताते हैं, बीते दिनों एक छात्र आईटीआई की छात्र करनाल से आईटीआई से चढ़ती है और उसे घरौंडा उतरना होता है, मगर कंडक्टर के द्वारा बस रोकी नहीं जाती और 100 से 200 फीट आगे रोकने का काम करता है। वहीं उसने बस नहीं रोकता तो महिला छात्र के द्वारा वीडियो बनाने का काम शुरू कर देता है, जिससे कि चलते कहीं ना कहीं और वीडियो वायरल हो जाती है और पंचकूला जीएम है उसके द्वारा कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके चलते ये शिकायत लिखित रूप में अनिल विज के पास पहुंची। अनिल विज ने परिवहन मंत्री हैं जो उन्होंने इसको तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और जीएम को कहा कि इसे सस्पेंड कर दिया जाए और तुरंत प्रभाव से जीएम पंचकुला के द्वारा इसे सस्पेंड कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा था कि 100 मीटर और कंडक्टर ने जो है मीडिया के सामने बयान भी दिया कि मैंने 100 से 200 मीटर की दूरी पर बस रोक दी थी। कहीं ना कहीं चलते ये बहस का मामला जैसे ही कंडक्टर और महिला छात्र के बीच में बहस शुरू होते हैं, महिला ने वीडियो बनाना शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं वो 100-200 मीटर की दूरी पर बस को रोक देता है, मगर फिर भी उनके द्वारा कंडक्टर के द्वारा किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, मेरे को फिर भी वीडियो वायरल होते ही कंप्लेंट हुई और तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। करनाल से इंडिया न्यूज़ के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में इमिग्रेशन अधिकारियों की कार्रवाई के दौरान एक और व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें ये पहला मामला नहीं है बल्कि ऐसा दूसरा मामला है जब किसी इमिग्रेशन जो प्रोसेस है, इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति को गोली लगी। आपको बता दें लगातार हालात जो है वो अमेरिका में गंभीर हो रहे हैं और स्पेशली अगर हम राज्य की बात करेंगे, मिनियापोलिस में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अमेरिका में इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत की ये दूसरी घटना है। अमेरिका के मिनीसोटा में हुई इस घटना के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और इस घटना को लेकर जो गवर्नर है वो भी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारे राज्य के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का अभियान है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो जो मृत्यु हुई है जिस व्यक्ति की वो 37 ईयर्स का बताया जा रहा है। वहीं गवर्नर की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और इस घटना की निंदा की गई है। इससे पहले 7 जनवरी को आपको बता दें कि आईसीई के एक अन्य एजेंट ने कार सवार
37 वर्षीय महिला को गोली मारी थी और उसके 3 बच्चे थे। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ देखने को मिल रहा है। वहीं जो भारी हथियारों से लैस फेडरल एजेंट्स हैं उनको वापस बुलाने की एक बार मांग फिर से उठ गई है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और जो इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेशन प्रोसेस है उसके खिलाफ देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आते हैं वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं शास्त्री पार्क थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले बुलंद मस्जिद में भी समीर नाम के युवक की चाकू और गोलियों से मारकर ताबड़तोड़ हत्या कर दी गई है। बात करने के लिए समीर के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला था, क्या पूरा हादसा हुआ? पूरा हादसा ये था, हम दुकान बंद करके अपना घर की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ लोगों को चिल्लाते हुए भागते हुए देखा तो पूछा क्या हुआ, तो कह रहे हैं गोली चल गई, गोली चल गई। तो हम भी अपने घर की तरफ चले, जैसे लोग बाग चले। तो वहाँ जब जैसे ही घर के पास पहुँचे वहाँ भी हमने पूछा क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि गोली चल गई, वहाँ ऐसे बंदे मारा हुआ पड़ा है। हमने जाके देखा, देखने के बाद जब हमने पलट के देखा, उसको सीधा किया, तो हमारा समीर पहलवान जो कम्मू नाम से मशहूर है इस कॉलोनी में, कम्मू पहलवान, तो उसे उस समय उसका सांस था। हमने लोगों से मदद भी मांगी, कई लोगों से गाड़ी दे दो, हेल्प कर दो, किसी ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की। फिर हम उसको अपने कंधे पे 4 भाई लेके आगे तक गए। वहाँ से 3 पहियों का रिक्शा होता उस पर रखा, रखने के बाद फिर हमने रोड तक बैटरी रिक्शा करने के बाद हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले जाके जब डॉक्टरों ने ECG वगैरह किया तो मृत्यु घोषित कर दिया। अगर हमें 10 मिनट, जिस तरह से हमें यहाँ टाइम लगा, 10 मिनट हमारे ख़राब गए। अगर कोई गाड़ी दे देता, कोई व्यवस्था मिलती, तो शायद हमारा भाई आज हमारे बीच में होता। रात कितने बजे की घटना है? रात ये 10:30 पौने 11 की वारदात है। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? इन लोगों का तो खैर अनजान चेहरे थे, नए चेहरे थे, किसी से अभी कुछ किसी तरह का पता नहीं लग पाया। बाकी CCTV कैमरे हैं यहाँ, वो चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कौन है, कहाँ के, क्या है। हमलावर कितने थे? हमलावर सुनने में आ रहा 4 थे ये। चारों के पास हथियार? चारों के पास हथियार थे। गोली ही चलाई गई थी या और हथियार भी? नहीं, गोली भी चली है और चाकुए भी मारे हैं। कितने बार समीर पे किए गए? समीर पे लगभग 5 से 7 बार हुए हैं। 2 बार पेट में है, बाकी सर में है जी। अगर बात की जाए तो क्या किसी तरीके की आपसी रंजिश, कोई लड़ाई, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं समीर अपने इलाके में काफ़ी फेमस थे, तो क्या किसी से कोई आपसी रंजिश? आपसी रंजिश का कोई मतलब ही नहीं है। जितनी महल मोहब्बत वाला बंदा था, अच्छे बुरे सब लोग उनके पास आते थे, अपनी बात रखते थे, वो सबकी बात रख के सुना के सबके मसले हल करता था। छोटे से लेके बड़े तक की मोहब्बत दिलों में थी लोगों की। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती हुई? पुलिस तो इस समय भी देखो टाइम हो चुका है 9 के आसपास, अभी तक ये नहीं पता लग पाया कौन थे, कहाँ के थे, क्या था, कोई काम नहीं है अभी पुलिस का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ समीर के परिजन, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। समीर के ऊपर कई वार किए गए। 4 हमलावर थे जो अपने हाथों में हथियार लेकर आए थे और समीर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद समीर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो फिलहाल पुलिस चुप्पी ठाने बैठी हुई है। लगातार CCTV फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद कोई भी खौफ अपराधियों में देखने को नहीं मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। सीधी जिले में लगातार अवैध पेड़ कटाई का दौर लगातार जारी है और इससे पहले बरसात के समय में सरई के पेड़ को अवैध तरीके से काटा गया था, जिसे वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी। ठीक उसी प्रकार अब ठंड का मौसम आने के बाद अवैध जो लकड़ी का कटाई जो अवैध तरीके से जो काटते हैं वो इस बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। अब सोनबरसा ग्राम पंचायत के कछौर ग्राम में अब सरई के साल के पेड़ को निस्ते नाबूद कर दिया गया है। अब जमींदोज होकर गिरा हुआ है। हम अपने सहयोगी से बोले कि दिखाएगा किस प्रकार से सरई का पेड़ जो कि जमींदोज पड़ा हुआ है यहाँ से जब कछौर के एक जंगल में, वन परिक्षेत्र बिहारपुर का ये जंगल है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरई का पेड़ है जमींदोज होकर पड़ा हुआ, अवैध कटाई किया गया है। लगातार जबकि हमारे द्वारा समाचार दिखाया जा रहा है कि वन विभाग असक्रिय है। लगातार यहाँ पे सरई के वृक्षों का दोहन किया जा रहा है, काटा जा रहा है, अवैध तरीके से काटा जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी बिहारपुर के द्वारा नहीं देखने को मिल रही है। लगातार सरई के वृक्षों का जमींदोज किया जा रहा है। ग्रामवासी अब अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि बिजली के
तार जो है यहाँ पे गिर चुका है। और आप देख सकते हैं कितने प्रकार के से यहाँ पे झाल का पेड़ जमीदों होकर पड़ा हुआ है और इसमें किस प्रकार की कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी बिहारपुर के द्वारा किया जाता है, ये सोचनीय विषय है। अभिजीत मुखर्जी, इंडिया न्यूज, MCV। मुख्यमंत्री बचनलाल की स्वास्थ्य नीति सबके लिए के तहत टोंक मेडिकल कॉलेज को बड़ी सौगात मिली है। 21 नए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नियुक्त किए हैं, जिससे बेहतर शिक्षा और इलाज बेहतर हो पाएगा। आपको बता दें, जो मरीज जयपुर जाते थे उनके लिए यहाँ पर ही चिकित्सा मुहैया होगी। टोंक में ये पहला मेडिकल कॉलेज का बैच है। 21 नए आने से यहाँ के स्टूडेंट को भी काफ़ी सहारा मिलेगा। साथ ही यहाँ के जो मरीज हैं जो जयपुर इलाज करवाने जाते थे उनको टोंक में ही अच्छा इलाज मिलेगा। इसमें महिला, पशुता, हड्डी रोग, एनेस्थीसिया के सबसे ज़्यादा 5 डॉक्टर मिले हैं, जिससे बेहतर इलाज हो पाएगा। मैं टोंक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज़। राजधानी जयपुर के बरमपुरी थाना इलाके के गंगापोल इलाके में हुई फायरिंग वारदात में 3 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी विकास प्रजापत को गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास प्रजापत ने रवि को बाइक और पैसे देकर सहायता उपलब्ध करवाई थी। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, कई ठिकानों पर रवि की जो रेड है वो मारी जा रही है। रवि हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। सुभाष चौक थाने में कई मुकदमे हैं वो रवि के खिलाफ दर्ज हो रखे हैं। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से रवि के ठिकानों यानी मकान सहित अन्य जगहों पर प्रशासन का पीला पंजा भी देखने को मिला। मामले को लेकर कहा जा सकता है कि रवि सहित जो अन्य लोग हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। बहरहाल किस तरीके से अब पुलिस पूरे मामले को लेकर रवि को पकड़ती है, देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। कोरेला के रानी झाप गांव में एक ऐसा मामला आया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक महिला जिसके पति की मौत साल भर पहले हो गई थी, महिला अकेली रह रही थी। उसका एक शादीशुदा युवक से, उसी गांव के रहने वाले शादीशुदा युवक से प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों मिलने जुलने लगते हैं, साथ रहने लगते हैं और उसके बाद मौका देख घर से भाग निकलते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल के लिए। कुछ दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद दोनों फिर अपने गांव लौटते हैं। नौबत यह आई कि जो शादीशुदा मर्द था उसकी पत्नी और परिजनों को नागवार गुजरा। उन्होंने संबंधित महिला का मारपीट की, जुलूस निकाला, मुंह पे गोबर पोता और तो और कपड़े तक फाड़ दिए। नौबत ये आई। हिसार दिल्ली ट्रैक पर मैयड़ गांव के पास एक निर्मला नाम की महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने अपनी 2 बेटियों के साथ ट्रैक पर छलांग लगाई थी। 4 बेटियां उसकी थी और जिसकी वजह से बेटा न होने की वजह से वो मानसिक तौर पर परेशान थी, ऐसा परिजनों के द्वारा कहा गया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर ही कार्रवाई करेगी। ऐसे में आसपास के लोगों से जब बातचीत की तो सामने आया कि महिला के 4 बेटियां थी और बेटा न होने की वजह से लगातार परेशान चल रही थी और इसी वजह से कहीं न कहीं उसने ये आत्महत्या की है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई मामला इस जो है केस में दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि अभी परिजनों के बयान के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज। यमुनानगर में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी हमला करने से नहीं चूकता। मामला बल्लेवाला का जोन रहा है, जहां पर सूचना मिली कि अवैध खनन का जो खेल वो चल रहा है। तुरंत एनफोर्समेंट की टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी लगाकर उसको रुकवाने की कोशिश करी। जैसे ही खनन एनफोर्समेंट की टीम को देखा तो उन्होंने तुरंत जो है अपने ट्रैक्टर जो है खनन माफिया ने पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। अपना ट्रैक्टर ट्राली उधर मोड़ दिया। अधिकारियों ने बचकर अपनी जान बचाई। उसके बावजूद भी जो खनन माफिया था एनफोर्समेंट पर हैवी था। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये लोग मानने वाले नहीं, तो तुरंत उन्होंने SHO बिलासपुर को मैसेज भेजा। SHO बिलासपुर अपनी टीम के साथ जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने तुरंत जितनी गाड़ियां थी जो है उनको कब्जे मात्र नहीं
प्रदेश की जीवन दायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा, जो कि उल्टी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। आज मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव है और नर्मदा मैया के भक्त जो हैं 1000 मीटर की चुनरी लेकर मां नर्मदा के तट की ओर जा रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मां नर्मदा के भक्त पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लगातार नमामि देवी नर्मदे के जयकारे के साथ पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट की ओर जा रहे हैं। मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करने जा रहे हैं। प्रदेश की समृद्धि खुशहाली के लिए मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य भी अपने उच्चतम सोपान को मां नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने के बाद ही प्राप्त कर पाए थे। ये विश्व की एकमात्र नदी है मां नर्मदा, जो कि उल्टी बहती है। पतित पावनी जीवनदायिनी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का आज शुभारंभ किया जा रहा है। अब मेरे पीछे एक नज़ारा देख सकते हो, ये तृतीय चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। ये बस पुरानी बस है और किस तरीके से आरटीओ विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लाइट को देख सकते हैं, यह आखिरकार इसे आरटीओ विभाग ने फिटनेस कैसे जारी किया है। अनफिट जो गाड़ी है वो अब ग्रामीणों को लेकर किस तरीके से गाँव में पहुँचेगी। और टायर की नज़ारा देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी बस है, उसके बावजूद रंग रोगन कर दिया गया है, फूलों से सजा दिया गया है। इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। टायर का नज़ारा दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके जो टायर है वो काफ़ी पतली नज़र आ रही है। तो मतलब समझ सकते हैं देश भर में मौसम का मिजाज अलग देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी और बारिश के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। अगर हवाओं की गति की बात की जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा का प्रकोप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो शुक्रवार को होने वाली बारिश के कारण जहां AQI में सुधार हुआ है, AQI लेवल 150 के आसपास पहुंचा है, तो तापमान जो है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सर्दी का प्रकोप जो है दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। वहीं होने वाली बारिश के कारण जिस तरीके से तापमान लुढ़का है, उसकी वजह से हल्की बहुत धुंध भी जो है दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि इस धुंध के कारण हवाई और रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से रफ्तार थम गई थी, वो कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, वहीं कड़ाके की सर्दी का प्रकोप फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से IMD ने चेतावनी दी है कि आगे 48 घंटों में 5 राज्यों में बरसात हो सकती है, वहीं 27 और 28 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि अभी आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस पड़ोस के राज्य को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो संकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। बड़ी खबर के